अब मैं आपको कारक और उपपद विभक्ति में से कर्म कारक यानी पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति को समझाऊंगी। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता की क्रिया का अभिष्टतम पदार्थ यानी जिसको सबसे ज्यादा वो चाहता है। कर्ता की क्रिया का अभिष्टतम पदार्थ यानी उस क्रिया का अभिष्टतम पदार्थ कर्म कहलाता है। अर्थात वाक्य में कर्ता क्रिया द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है, यानी कर्ता क्रिया के द्वारा जिसको सबसे यानी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसको क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, यानी कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामा गृहात श्यामाय पुस्तकम आहरत, राम घर से श्याम के लिए पुस्तक लाता है। वाक्य को लें, आपको इस वाक्य के द्वारा समझाती हूँ कि सबसे ज़्यादा कर्ता क्रिया के द्वारा किसको सबसे ज़्यादा चाहता है। इसमें कर्ता क्या है? राम है। उसकी क्रिया क्या है? आहरण, यानी आहरत। ये नहीं लिखा हुआ आहरत लाता है। वाक्य में यदि कर्ता राम और क्रिया आहरती को छोड़ दें, यानी इनको छोड़ दें, क्योंकि ये जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं वही कर्म कारक होता है। यदि इसको छोड़ दें तो शेष 3 पदार्थ बचते हैं। क्या बचता है? श्याम, गृह और पुस्तकम। क्या बचता है? श्याम, गृह और पुस्तक। परंतु इन तीनों पदार्थों में से कर्ता राम की क्रिया आहरण पुस्तक पर ही हो रही है। लाता क्या है? पुस्तक, यानी क्रिया सबसे ज्यादा किसको चाह रही है? कर्ता और क्रिया पुस्तक को। अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। अतः पुस्तक की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीया होती। कर्म के सूचक शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म के सूचक जो भी शब्द है उसमें क्या होगी? द्वितीया विभक्ति लगेगी। जैसे रामा पुस्तकम आहरत, राम पुस्तक लाता है। यहाँ पुस्तक कर्म है, इसीलिए इसमें द्वितीया विभक्ति लगी हुई है। अब हम आपको कर्म कारक के और सारे आपको हम नियम बताएंगे। जैसे अधि शींग स्था साम कर्म, यानी अधि के साथ शी लगे यानी सोना, अधि के साथ स्था लगे ठहरना, और अधि के साथ, अधि ये उपसर्ग है, के साथ प्लस जमा आस लगे तो क्या होगा? बैठना का आधार क्या है? कर्म बन जाता है। यानी इसका आधार जो होता है उसको क्या होता है? यानी जिस पर सोया जाता है, जिस पर ठहरा जाता है, जहाँ ठहरा जाता है, और जिस पर बैठा जाता है, यानी आधार किसको कहते हैं? जिस पर बैठा जाता है, तो उस पर क्या लगती है? द्वितीया। जैसे रामा शयाम अधिशेते, राम पलंग पर सोता है। सोने का आधार क्या है? पलंग। सोने का आधार क्या है? पलंग। इसलिए शया में क्या लगा है? द्वितीया, यानी कर्म कारक लगा है। ये कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति लगी। अधिशेते के कारण शया में द्वितीया है। ऐसे पथिका धर्मशालाम अधितिष्ठित, पथिक धर्मशाला में रहता है। रहने का आधार क्या है? धर्मशाला। तो धर्मशाला में, अब मैं सोच के सप्तमी मत लगा देना, नहीं, इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये वाला नियम कि अधि के साथ शी, अधि के साथ स्था, अधि के साथ आस्मिक का जो आधार होता है उसमें क्या होता है? द्वितीया लगती है और कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? धर्मशाला में क्या लग गया? द्वितीया विभक्ति लग गई। ऐसे ही, क्योंकि कहाँ ठहर रहा है वो, उसका आधार क्या है? ठहरने का, धर्मशाला है। ठीक है, मैं आपको चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाओ, अच्छे से, सरलता से, और आप जीवन भर भी ना भूलें। इसीलिए मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझाऊँ और आप इसे समझ जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। मृगः पाषाणम अध्यास्ते, मृग पत्थर पर बैठता। बैठने का आधार क्या है? पत्थर है, इसलिए पाषाणम में क्या लगी है? द्वितीया। देखो लिखा है ना, अध्यास्ते के कारण पाषाणम द्वितीया। ये समझ में आ गया होगा। अधिशी स्था, इसमें क्या लगेगा? अधि उपसर्ग लग गया है, और इसके कारण वो जिस पर क्रिया का आधार जो होता है, इस पर बैठता, उसमें क्या लगता है? द्वितीय विभक्ति, और ये कर्म कारक है। कर्म कारक है। उपान्वध्यांग वसहा, उप के साथ वस लगाओ जमा वस, अनु के साथ, ये सारे उपसर्ग हैं, वस लगाओ, अधि के साथ वस लगाओ, तथा आ के साथ वस के आधार, अब वही आधार है जैसे मैंने अभी समझाया, आधार की कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे मुनि वनम उपसति,
कहाँ रहता है? वन में रहता है। ठीक है, ऐसे अनुवसत, अधिवसत, आवसत, इन सब के आधार में क्या लगेगी? द्वितीया लगेगी। अब आपको ये खा और समझा दे, खा कर देखो। परंतु मुनि ही वने वसती, मुनि वन में रहता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको समझाएंगे, वने वसति लिखा है, यहाँ पर कोई आधार नहीं है, अधि अधि अनु उप कुछ नहीं लगा है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर सप्तमी ही लगी। वसति केवल वसति है। यदि वसति में ये उप अनु अधि ये उपसर्ग लग जाते हैं आ, तो क्या लगेगा उसके आधार, तब द्वितीया लगेगी। लेकिन केवल वसति है तो द्वितीया नहीं लगेगी, फिर तो सप्तमी ही लगेगी। ठीक है, अब कर्म कारक की उपपद विभक्तियां और हम आपको समझाते हैं। कर्म कारक की उपपद विभक्ति, उपसर्वतसोः कार्याः द्युगपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रे डितान्तेषु ततोः अन्यत्रापि दृश्यते। यानी तसिल, ता, तसिल का मतलब ता, विसर्ग वाला ता, प्रत्यय वाले उब और सर्व, अर्थात उब का क्या बन गया? उभयता, यहाँ ता बन गया, और सर्व का क्या गया? सर्वता। पदों के योग में द्वितीया करनी चाहिए। जैसे नदीम उभयता क्षेत्राणि संति, नदी के दोनों ओर खेत है, तो आपने देखा उभयता में क्या लगा? उभयता में नदी में क्या लगा? द्वितीया। चूंकि यहाँ पर ता प्रत्यय वाला शब्द था, सर्वता होता तो भी उसके इसमें द्वितीया लगेगी। पदों के योग में उभयता के कारण नदी में द्वितीया लगी हुई है। ठीक है, और आपको आगे और समझाते हैं। जैसे कि द्वीपम सर्वतः जलम, द्वीप के सब ओर जल है। अब यहाँ सर्वता में ता है, इसलिए द्वीप में क्या लगी? द्वितीया लगी। सर्वता के कारण द्वीपम में द्वितीया। धिक के योग में भी द्वितीया लगती है। यानी आप किसी को धिक्कारते हैं, जैसे धिक पापिनम। अब देखो पापिनम में द्वितीया लगी है, इसके योग में धिक्कार है पापी को। किसको धिक्कार है? पापी को। तो जिसको धिक्कार है उसमें द्वितीया लगेगी। धिक के कारण पापिन में द्वितीया है। और आगे हम आपको कर्म कारक उपपद विभक्ति समझाएंगे। दो बार कहे गए, जैसे ऊपरी को बार बार कहो, जैसे ये ऊपर ऊपर कहा गया। अधि जैसे अध्यधि कहा गया, ठीक ऊपर। ऊपर ऊपर का मतलब ठीक ऊपर, अधि अधि का मतलब होता है ठीक समीप, और अधा के लिए अधो अधा का प्रयोग होता है ठीक नीचे। ठीक लगाने के लिए दो बार बोला जाता है, और जब दो बार बोला जाता है तो उसके योग में क्या लगती है? द्वितीया लगती है। जैसे ऊपर ऊपरी, अब वृक्षम में लगी द्वितीया, वृक्षम में गासती। वृक्ष के ठीक ऊपर क्या है? बादल है, तो वृक्ष के ठीक ऊपर लिखा गया था ना, इसलिए ऊपर ऊपर में वृक्षम लगा हुआ, इसलिए वृक्षम में क्या लगी? द्वितीया। ऊपर ऊपर के कारण वृक्षम में द्वितीया है। ऐसे ही अधि अधि लोकम हरि व्याप्ता। अधि अधि हमने कहा ना, जब दो बार प्रयोग होगा, अभी ऊपर आपने पढ़ा है, तो लोकम यानी विष्णु संसार में व्याप्त है। तो लोकम में क्या लग गया? द्वितीय व्यक्ति। अधि अधि के कारण लोकम में द्वितीया है। अधो अधा देखो ना, दो बार, जब एक बार बोला जाएगा तब नहीं लगेगी, जब इस शब्द का प्रयोग दो बार होगा यानी, तो इसमें क्या लग जाएगा? अधो अधा में मेघान, बहुत सारे बादल हैं ना, इसलिए मेघान पर्वतास्ति, बादलों के नीचे पहाड़ है, तो बादलों के नीचे, तो क्या हो गया? मेघान में क्या लग गया? द्वितीया। बहुत सारे थे इसलिए मेघान है। अध्यथा के कारण मेघान में द्वितीया है। ऐसे ही आपको ये चीज़ें समझ लोगे तो आपको बहुत उपपद विभक्ति सरल लगेंगी, और आपको ये लगाने के लिए आएगा परीक्षा में, आप फटाफट लगा देंगे। आपको पता होगा ऊपर ऊपर दो दा ऐसे करके लिखा होगा यदि है, तो आप इसमें के योग में द्वितीया ही लगाएंगे। जैसे अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रतियोगे, इनके योग में अर्थात निम्न पदों के योग में भी क्या लगता है? द्वितीया। जैसे अभिता, दोनों और चारों ओर। अभिता अध्यापकम, अभिता किसके चारों ओर? अध्यापक के चारों ओर था, इसलिए अध्यापक में क्या लग गया? द्वितीय विभक्ति लगे। छात्रा संति, अध्यापक के सामने छात्र हैं, अध्यापक के दोनों ओर छात्र हैं। अभिता, अभिता के कारण अध्यापक में द्वितीय है। परिता का अर्थ है चारों ओर, अभिता का मतलब दोनों ओर होता है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिए आप। परिता ने चारों ओर, चारों ओर के लिए विद्यालयम परिता। देखो विद्यालय के चारों ओर, यहाँ के में षष्ठी नहीं लगेगी, चूंकि यहाँ पर परिता शब्द का प्रयोग हुआ, परिता का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? इसके योग में द्वितीया लगेगी। गृहाणी, और ये
ठीक है, ये सारे उपसर्ग हैं। संति विद्यालय के चारों ओर घर हैं। परिता के कारण विद्यालय में द्वितीया है। उभयता यानी दोनों ओर। ग्रामम उभयता, उभयता कारण ग्राम में क्या है, द्वितीय विभक्ति लगी। कुल्ले स्था, गांव के दोनों ओर नहर है। सम्या का मतलब होता है पास या समीप। सम्या करते पास या समीप। ग्रामम सम्या यानी गांव के पास। यहाँ भी षष्ठी नहीं लगेगी, गांव के, सोचो षष्ठी में के लगता है तो नहीं, यहाँ पर सम्या के साथ गांव के समीप है, इसलिए सम्या के कारण ग्रामम में द्वितीया लगी है ना, के पास नदी बहती। सम्या के कारण ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लग गई। अब निक्षा का अर्थ भी होता है समीप, तो निक्षा समीप। मम गृहम निक्षा विद्यालय वर्तते, मेरे घर के समीप विद्यालय है। तो घर के से निक्षा के कारण यानी घर के समीप था ना, तो गृहम में क्या लग गया, द्वितीया लग गई। निक्षा के कारण गृहम में द्वितीया, ये सब उपपद विभक्तियां हैं। हाँ यानी अफसोस और शोक के लिए क्या लगेगा, हा पापीनम, यानी जिसके पापी पर अफसोस है। किस पर अफसोस है, पापी पर है, इसलिए पापी में क्या लगा, द्वितीया विभक्ति लगी। हाँ के कारण पापी में द्वितीया है। अब प्रति, प्रति की तरफ, इसमें भी प्रति की तरफ। सह ग्रामम प्रति अचलत, वो गांव की ओर चल पड़ा। किसकी ओर चल पड़ा, गांव की ओर। तो क्या हो गया, प्रति के कारण ग्रामम में द्वितीया लगती है। मैं आपको सारी उपपद समझा रही हूँ, जिससे कभी भी आपका कोई प्रश्न ऐसा आ जाए और आपने एक भी उपपद विभक्ति नहीं समझी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रति के योग में भी लगती है, जैसे गांव की ओर, तो आपने गांव में क्या लगाई, द्वितीया विभक्ति लग गई। अंतरा अंतरेण युक्ते, अर्थात निम्न पदों के योग में भी द्वितीया लगती है। जैसे अंतरा यानी बीच में। रामम लक्ष्मणम च अंतरा सीता अस्ति, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि राम और लक्ष्मण के, यहाँ अंतरा के कारण रामम और लक्ष्मण के में क्या लगी है, द्वितीया, क्योंकि राम और लक्ष्मण के बीच में सीता है ना। तो अंतरा किसके लिए प्रयोग, राम और लक्ष्मण के बीच में, तो राम और लक्ष्मण में क्या लगा, द्वितीय विभक्ति। अंतरेण, अंतरा अंतरेण में मतलब समझना, अंतरा का अर्थ है बीच में, अंतरेण का अर्थ है बिना के विषय में। धनम अंतरेण यानी सुखम नास, धन के बिना सुख नहीं है। तो इसमें भी धन में क्या लग गई, द्वितीया लग गई, धन के बिना सुख नहीं है। अतः देवः मां मंत्रेण किम वदति, देव मेरे बारे में क्या कहता है, यानी के विषय में, देव मेरे विषय में क्या कहता है। तो यहाँ पर भी देखो माम और धन, माम में क्या लग गया, यहाँ पर माम का बताएंगे। यहाँ पर अंतरेण के कारण धनम और माम में, यानी वहाँ अंतरा अंतरेण था, तो इसलिए क्या लग गया, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। अब अनु, अनु यानी पीछे। पुत्रः जनकम अनुगच्छति, ये अनुपसर्ग लगा होगा, तो उसके योग में यानी पुत्र पिता के पीछे जाता है। किसके पीछे जाता है, पिता के पीछे जाता है, इसलिए पिता में क्या लगेगा, जनक में क्या लगेगा, द्वितीया लगेगी। अनु के कारण जनकम में द्वितीया है। बिना यानी बगैर। विद्याम बिना कुतः सुखम, विद्या के बिना सुख कहाँ है। जहाँ बिना शब्द का प्रयोग हो, बिना का, तो यहाँ पर क्या लगेगा, विद्याम में द्वितीया विभक्ति लगेगी। बिना के कारण विद्याम में क्या लगा हुआ है, द्वितीया लगी हुई है, द्वितीया लगी है। बिना के योग में तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। यदि आपने बिना के योग में तृतीया और पंचमी का भी प्रयोग कर दिया तो भी गलत नहीं है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये होता वाक्य कैसा है। फिर आपको हमने अभी उपपद विभक्ति और उनके उदाहरण सहित हमने समझा दिया आपको, लेकिन हम आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर गत्यर्थक धातु का लक्ष्य, ठीक है, द्वितीया विभक्ति है। जैसे नरः ग्रामम गच्छति, गांव को जाता है। छात्रा पाठशालाम गच्छति, उदाहरण हम समझा रहे हैं, इसमें क्या लग गई, द्वितीया, ग्राम में द्वितीया लग गई और पाठशाला में लग गई। समया और निक्षा भी हम पढ़ा चुके हैं, सभी में भी द्वितीया लगती है। जैसे ग्रामम समया या निक्षा नदी के पास बहती है, निकट बहती है, तो उसमें ग्रामम में क्या लग गई, द्वितीया लग गई। सर्वता और परिता सबोर में भी द्वितीया लगती है। आप इसको संक्षिप्त में भी समझ सकते हैं, दुर्गम परिता, चाहे उसके लिए दुर्गम सर्वता प्रयोग करें या विता प्रयोग करें, ठीक है। इस परीक्षा अस्ति, इसमें भी देखो दुर्गम में द्वितीया लगी हुई है। धिक, धिक्कार के योग में बताया था द्वितीया लगती है। धिक तम छात्र यह न पठत, तम और छात्रम दोनों में, तम और छात्रम दोनों में द्वितीया लगी है,
ठीक है, धिक्कार किसको, उन छात्रों को है, तो इसलिए यहाँ पर द्वितीया लगी है। बिना में भी द्वितीया तृतीया पंचमी, देखो बिना का भी मैंने बताया था, तो जैसे ऐसे धनम बिना भी लिख सकते हैं, या धनेन बिना, या धनात बिना सुखम नास्ति, तीनों सही हैं। प्रति की तरफ में भी द्वितीया लगती है। कृषका ग्रामम प्रति गच्छति, ये आपको थोड़ा शॉर्ट में, जैसे परीक्षा के टाइम आपके पास टाइम नहीं तो आप जल्दी से ये वाला हिस्सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और समझ जाएंगे कि किस में लगता है। कृषका ग्रामम प्रति गच्छति, गाँव की ओर जाता है, तो उसमें भी क्या लगेगी, ग्रामम में देखो द्वितीया लगी हुई है। अनु यानी अनु, अनु का अर्थ है पीछे, इसके योग में भी द्वितीया लगती है। जैसे अनु के लिए द्वितीया, शिष्या गुरुम अनुकरत, गुरुम, गुरुम में देखा द्वितीया लगी हुई है। ऐसे याच दोनों कर्मों में द्वितीया, यानी याच का धनिकम धनम याचते, यानी धनिक यानी अमीर व्यक्ति से धन को मांगता है, तो धनिकम में भी लगेगी और धनम में भी लगेगी। इस तरह से हमने आपको बहुत विस्तार से समझा दिया। यदि इसको आप एक बार समझ जाएंगे तो कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति आपसे गलत हो ही नहीं सकती है। आप बहुत अच्छे से इन्हें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको।